हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आपको पता है हमने पिछली मीटिंग के अंदर अपने क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है, राजनीति विज्ञान वाला, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि जो सरकार है राज्य के अंदर, जैसे केंद्र के अंदर जो व्यवस्था हमारे अपनाई गई है वैसी के वैसी व्यवस्था हमारे राज्यों में भी अपनाई गई है। केंद्र में संसदात्मक शासन है, वैसे ही संसदात्मक शासन राज्यों में भी अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और उसी के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है उसके 2 सदन होते हैं, साथ में होता है कौन? राज्यपाल। कुछ राज्यों में हमारे यहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है और अधिकांश राज्यों में 1 सदन वाली विधानसभा और विधान परिषद। 2 सदन, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, उसके बारे में हमने दोस्तों अध्ययन किया। फिर हमने कार्यपालिका, सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, उसके अंदर राज्यपाल के बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया। जो पहला है राज्यपाल, पढ़ा था हमने कि राज्यपाल विधान मंडल में भी आता है और राज्यपाल कार्यपालिका का भाग भी है। दोहरी भूमिका है किसकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, क्या योग्यताएं होती है, राज्यपाल की पावर क्या क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया था पिछली मीटिंग के अंदर। अब उसी कड़ी में दोस्तों हम आगे चलते हैं। कार्यपालिका जो है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा भी था कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो हमने राज्यपाल के बारे में तो दोस्तों अध्ययन कर लिया कि राज्यपाल विधानमंडल के अंतर्गत भी उसकी क्या भूमिका है और कार्यपालिका का वो भाग है उसमें उसकी क्या क्या पावर है, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों के श्रेणियां की बात करते हैं कि मंत्रियों की श्रेणियां, जैसे हमारे राज्य में केंद्र की बातें संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो राज्य के अंदर जो पूरा प्रशासन होता है, प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, अलग अलग विभागों में प्रशासन को बांटा जाता है। उसी के अंतर्गत जो मंत्री परिषद है उस प्रशासन की वास्तविक इकाई, काम करने वाली वास्तविक कार्यपालक कौन है? मंत्री परिषद। उसमें मंत्री परिषद जो होती है ना, उसमें जो मंत्री होते हैं, उसमें मंत्री जो होते हैं ना, उन मंत्रियों की टोटल कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है। मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उसकी कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है। सेम जैसा केंद्र में है वैसा के वैसा कहां है? राज्यों में है। जैसा केंद्र में है वैसा ही कहां है? राज्यों में। कितनी श्रेणियां होती है मंत्री परिषद के मंत्रियों की? 3 श्रेणियां होती है। ध्यान देना दोस्तों, वो 3 श्रेणियां होती क्या क्या है? 3 श्रेणियां होती है। अब वो 3 श्रेणियां क्या होती है उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक होता है सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, पहला होता है कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 पे आता है राज्य मंत्री और सबसे लास्ट तीसरी जो श्रेणी आती है उसको कहते हैं उप मंत्री। ये 3 श्रेणियों में मंत्री परिषद का बंटवारा किया जाता है। मंत्रियों की श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है मंत्रियों की। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 श्रेणियां होती है मंत्री परिषद की। अब ध्यान देना दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस कैबिनेट मंत्री को सामान्यतः मंत्री मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? मंत्री मंडल। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, जो 3 तरह के मंत्री हैं, तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो होते हैं कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और
राज्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, शासन चलाया जाता है, वो सब इन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। सारे महत्वपूर्ण काम हेड राज्य के अंदर जितने भी नीतियां बनानी है, निर्णय लेने हैं, वो सब के सब किनके द्वारा किया जाता है? इन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। राज्य के अंदर सर्वोच्च इकाई मुख्यमंत्री पहला हो गया। मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़े, सबसे टॉप लेवल पे जो निर्णय लेने वाले, डिसीजन लेने वाले, नीतियां बनाने वाले, वो होते हैं कौन? कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के बाद किनका स्थान आता है? कैबिनेट मंत्रियों का स्थान आता है। तो राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च इकाई, राज्य के शासन में सर्वोच्च इकाई कौन है? कैबिनेट मंत्री। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, जितने भी सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, उन सबको किस नाम से जानते हैं? मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उनको? मंत्रिमंडल। किसके समूह को? कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, सारे महत्वपूर्ण काम इन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। सारे निर्णय, डिसीजन लेना, नीतियां बनाना, सारे काम निर्धारित करना कौन करते हैं? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री। क्लियर है दोस्तों? पहला स्तर हो गया कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च इकाई है राज्य के अंदर, सर्वोच्च मंत्री है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद बात करते हैं, दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, सेकंड दर्जे पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री होते हैं ना, ये भी, इनमें भी राज्य मंत्री जो होते हैं ये दूसरे दर्जे के होते हैं, और इनमें भी जो राज्य मंत्री होते हैं इनके वापस कितनी श्रेणियां होती है? 2 श्रेणियां होती है। एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक तो होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब देखो, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, इनके पास तो अपना खुद का अलग विभाग होता है। कैबिनेट मंत्रियों के पास खुद का अलग विभाग होता है। किसी के पास एक और किसी के पास एक से भी ज्यादा हो सकता है। खुद का अलग विभाग होता है। जैसे हमने पढ़ा ना, शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है ना, चिकित्सा मंत्री है। इन कैबिनेट मंत्री के पास खुद का विभाग होता है। फिर राज्य मंत्री दूसरे स्तर पर। अब राज्य मंत्रियों में भी कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनके पास में खुद का स्वतंत्र क्या होता है? विभाग होता है। कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का अपना स्वतंत्र क्या होता है? विभाग होता है। ये जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है ना, इनके पास खुद का एक स्वतंत्र क्या होता है? विभाग होता है। कुछ मंत्री होते हैं ऐसे जिनको एक अलग विभाग दिया जाता है। इनमें से कुछ होते हैं राज्य मंत्री जिनको अलग विभाग दिया जाता है। भाई, कोई काम करने के लिए अलग विभाग का क्या बना दिया जाता है? मंत्री बना दिया जाता है। कुछ होते हैं ऐसे जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, कुछ मंत्रियों को। इसके अलावा जितने भी दूसरे राज्य मंत्री होते हैं वो सारे के सारे इधर जो कैबिनेट मंत्री है ना, इन कैबिनेट मंत्रियों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की। कैबिनेट मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन? राज्य मंत्री। बचे हुए कुछ राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री 2 श्रेणियां हो गई, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, उनके पास में खुद का एक स्वतंत्र क्या होता है? विभाग होता है। उनको किसी विभाग का मुखिया बनाया जाता है। तो वो तो अपने विभाग के जो मुखिया होते हैं वो तो अपने विभाग के संबंध में हेड होते हैं, वो किसी की सहायता का काम नहीं करते। और बाकी जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के काम में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, अब राज्य मंत्री, कुछ ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनके पास खुद का विभाग नहीं होता, तो वो कैबिनेट के कार्यों में उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो दूसरे दर्जे के मंत्री हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के भी 2 रूप हो गए, एक राज्य मंत्री जो कैबिनेट की सहायता करते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिनके पास में खुद का अपना एक स्वतंत्र क्या होता है? विभाग
होता है। सारे महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं वो तो कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। इसके बाद में भी कुछ विभाग बचे होते हैं, वो किसको दिए जाते हैं? इन राज्य मंत्रियों को दिए जाते हैं। बचे हुए कुछ विभाग राज्य मंत्री को दिए जाते हैं। तो जो राज्य मंत्री अपने स्वतंत्र विभाग के मुखिया होते हैं वो तो अपने विभाग का काम करते हैं, और बाकी के जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री के काम में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये दूसरे स्तर के मंत्री। और सबसे लास्ट में आता है उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं ना, इनके पास में खुद का कोई काम नहीं है। ये केवल एक ही काम करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के कार्य में क्या करना? हेल्प करना, सहायता करना। उप मंत्री जो होते हैं उनका एक ही काम है, कैबिनेट मंत्रियों के काम में उनके क्या करना? सहायता करना। उप मंत्री खुद का कोई विभाग नहीं होता, तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, इनका काम है कैबिनेट मंत्रियों के काम में क्या करना? सहायता करना। किनका काम है? उप मंत्रियों का। तो ये तीन श्रेणियां होती है मंत्री परिषद के अंदर, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सबसे सर्वोच्च मंत्री, हाई लेवल के मंत्री, महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख, सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले मंत्री, शासन चलाने वाले मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। महत्वपूर्ण सारे काम मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो तरह के हो गए, एक खाली राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, उनके पास खुद का अपना अलग विभाग होता है। क्लियर है? और बाकी के जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री के काम में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और उप मंत्री, उनका एक ही काम है, कैबिनेट मंत्री के काम में क्या करना? सहायता करना। तो ये तीन श्रेणियां होती है मंत्रियों की मंत्री परिषद के अंदर। अब ये तीनों तरह के मंत्री जो है इनको मिलाकर के कहलाती है क्या? मंत्री परिषद। एक थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि ये तीनों तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों तरीके के मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। तीनों तरह के मंत्रियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। और केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। ध्यान देना है, मंत्रिमंडल अलग है और मंत्री परिषद अलग है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में तो तीनों मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, तीनों तरह के मंत्री मंत्री परिषद में आते हैं। और केवल कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल। केवल कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। क्लियर है ना दोस्तों? इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, ये अलग अलग शब्द है दोनों। मंत्रिमंडल अलग है, मंत्री परिषद अलग है। मंत्रिमंडल छोटा है, मंत्री परिषद बड़ी है, क्योंकि मंत्री परिषद में तीनों आते हैं और कैबिनेट मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट आता है अपने मंत्री परिषद का कार्यकाल। अब जैसा आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है ना, वो विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जितना विधानसभा का मंत्री परिषद पर जब तक विश्वास होगा तब तक मंत्री परिषद काम करेगी। विश्वास गया, अविश्वास पैदा हुआ, मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री को अपने घर जाना पड़ेगा। तो उत्तरदायी होती है ना मंत्री परिषद, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो जब तक विधानसभा का मंत्री परिषद पर विश्वास है तब तक मंत्री परिषद काम करती है। और वैसे अगर काम बात करें सामान्यतः, तो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है, ये तो विश्वास पर निर्भर है, और सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष, सीधी सी बात। और किसके साथ साथ? विधानसभा के कार्यकाल तक।
क्योंकि विधानसभा में से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो जितना विधानसभा का कार्यकाल होगा उतना ही मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होगा। और वैसे अगर बात करें तो कभी भी विश्वास गया तो मंत्रिपरिषद को कहां जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा, बर्खास्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है किसका कार्यकाल? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। और सामान्यतः 5 साल होता है, क्योंकि विधानसभा का कितना होता है? 5 साल होता है। तो जितना विधानसभा का कार्यकाल है उतना ही मंत्रिपरिषद का क्या होता है? कार्यकाल होता है। क्लियर है ना दोस्तों? विधानसभा का कार्यकाल और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कैसा है? एक समान है। क्लियर है? और वैसे अगर बात करें तो फिक्स नहीं है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जितना विधानसभा का विश्वास है तब तक मंत्रिपरिषद काम करती है। चलें आगे दोस्तों। फिर आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको पहले भी हमने ये बात पढ़ी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो विधानसभा है उसके प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है पीछे भी, अभी मैंने आपको समझाई कि सामूहिक रूप से जो विधानसभा है उसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से, सामूहिक यानी एक समूह में कोई एक अकेला मंत्री उत्तरदायी नहीं है, सारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अगर कोई एक मंत्री गलत काम करता है तो भुगतना पूरे मंत्रियों को पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद को पड़ता है। यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व है, मतलब एक कहावत आती है दोस्तों कि सारी जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। सब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अगर कोई एक मंत्री गलत काम करता है भुगतना सबको पड़ता है। यानी मान लीजिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध, किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अगर किसी एक ही मंत्री के विरुद्ध गलत काम किया और उस मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है कि इस पर विश्वास नहीं है, इस मंत्री के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तो विधानसभा में अगर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी करता एक है, बरते सब हैं। गलत करेगा एक, भरेंगे सब। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक रूप से सारे जो मंत्री हैं वो एक समूह के रूप में काम करते हैं। कोई एक गलत करेगा तो भी सबको भुगतना पड़ेगा। यानी एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। कौन? मंत्री परिषद के मंत्री। इसीलिए सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और विधानसभा अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। एक मंत्री के विरुद्ध अगर पारित हो जाए तो सबको घर जाना पड़ेगा। यह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसका? मंत्री परिषद का। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। और मान लीजिए अगर आपको पता है हमने पढ़ा है विधेयक, अगर कोई मंत्री कोई विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? विधेयक। कोई मंत्री अगर कोई विधेयक प्रस्ताव तैयार करके, प्रारूप तैयार करके कोई कानून का, कोई अलग मसौदे का या कोई नीति का वो तैयार करके अगर विधानसभा में प्रस्तुत करता है, मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और उससे अगर विधानसभा क्या कर दे? अस्वीकार कर दे। कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया और विधानसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हां हम इसे पास नहीं करेंगे, तो भी अगर ऐसा भी हो जाए, मतलब विश्वास नहीं है, तभी तो उसको विधानसभा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किसको? विधेयक को। जो किसने प्रस्तुत किया? मंत्री ने। तो भी पूरी मंत्रिपरिषद को कहां जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। एक मंत्री का किया भुगतेंगे सब। समझ में आई ना? सीधी सी बात। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और एक मंत्री के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा पारित कर दे तो भी पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना
पड़ेगा। और अगर किसी मंत्री ने विधानसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया है और उस विधेयक को अगर विधानसभा अस्वीकृत कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो भी पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। तो यह है सामूहिक उत्तरदायित्व। एक का किया, एक मंत्री गलत करेगा, सब भुगतेंगे। समझ में आई ना? एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। चलें आगे दोस्तों, वेतन भत्ते। अब देखो, हमारे जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद, विधानसभा के सदस्य प्लस जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, सेम उनका वेतन एक जैसा ही होता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 164 उसका 5वां ब्लॉक, 164 का 5वां ब्लॉक, उसमें लिखा हुआ है इनके वेतन भत्तों के बारे में कि मंत्रियों को जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो वेतन भत्ते हमारे राज्य के अंदर जो व्यवस्थापिका है, जिसको क्या कहते हैं, विधान मंडल, उस मंत्रियों के वेतन भत्ते को निर्धारित करने का अधिकार किसको है, विधान मंडल को है। वो निर्धारित करते कौन है, विधान मंडल के मंत्रियों को कितने वेतन मिलेगा, कितना तनख्वाह होगी। अभी की बात करें तो वर्तमान के अंदर लगभग 1.25 लाख रुपए, अभी वर्तमान की बात करें तो आपको ध्यान देना है 1.25 लाख, 1,25,000 रुपए के लगभग अभी हमारे यहाँ वेतन मिलता है। पहले तो बहुत कम था, पहले लगभग 50-55 हजार रुपए के आसपास वेतन मिलता था, अभी बढ़ गया है, अभी बढ़ करके लगभग कितना है, 1,25,000। उसमें भी अलग अलग है, श्रेणियां है ना मंत्रियों की अलग अलग, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री अलग अलग है ना, तो उनके अनुसार वेतन कम ज्यादा है। ठीक है ना? लगभग कितना है, 1,25,000 वर्तमान में। इसके अलावा सारी सुविधाएं मिलती है, भत्ते मिलते हैं, भत्ते भी होते हैं ना एक्स्ट्रा, उसके अलावा गाड़ी मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। किसको? मंत्रियों को। क्लियर है दोस्तों? वेतन भत्तों के बारे में अनुच्छेद 164 के 5वें ब्लॉक में लिखा हुआ है। और ये वेतन भत्ते निर्धारित करता कौन है? राज्य का विधान मंडल। अधिकार किसको है? विधान मंडल को। क्लियर है दोस्तों? मंत्रियों को अच्छा खासा वेतन मिलता है और अन्य सुविधाएं मिलती है, गाड़ी है, रहने के लिए घर है, क्लियर है ना, और भी दूसरे भत्ते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। लगभग अभी वेतन कितना है? 1,25,000। सिंपल है दोस्तों। चलें आगे। अब अपने आती है लास्ट चीज, मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। अब दोस्तों ध्यान देना, मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली में अभी हमने पढ़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कार्य प्रणाली के अंदर, वो है अपने मंत्री मंडल। सबसे महत्वपूर्ण इकाई। अभी बात की हमने कि मंत्रिपरिषद के कार्य प्रणाली की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई कार्य करने में, नीतियां बनाने में, योजनाएं बनाने में, शासन चलाने में, वो कौन है? मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल क्या है दोस्तों? अभी बताया मैंने आपको, केवल कैबिनेट मंत्री, उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। तो सारे महत्वपूर्ण डिसीजन, शासन चलाना, नीतियां निर्धारित करना, योजनाएं बनाना, सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? सारे महत्वपूर्ण काम करती है मंत्रिमंडल। किसके अंतर्गत? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। तो जो कार्य प्रणाली है मंत्रिपरिषद के, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इकाई है मंत्रिमंडल, और वही मंत्रिमंडल द्वारा सारे महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। अब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। सारी नीतियां निर्धारित करना, शासन चलाना, व्यवस्था स्थापित करना, प्रारूप वगैरह जो भी है, विधेयक वगैरह वो तैयार करना, सब काम मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अब देखो, ये जो मंत्रिमंडल है, इसकी सप्ताह में एक बैठक, सप्ताह में एक बैठक अनिवार्य होती है। सप्ताह में एक बैठक, हर सप्ताह में एक बैठक क्या होती है?
अनिवार्य होती है। किसकी? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की सप्ताह में एक बैठक क्या होती है? अनिवार्य होती है। और ये जो मंत्रिमंडल है ना, इस मंत्रिमंडल का जो नेता होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब ध्यान देना, मंत्रिमंडल सारे महत्वपूर्ण शासन नीतियां निर्धारित करना, मंत्रिमंडल निर्णय लेना मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के सप्ताह में क्या होती है? एक बैठक अनिवार्य होती है। हर सप्ताह में एक बैठक। और मुख्यमंत्री जब चाहे, सप्ताह में एक बैठक तो होती है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकता है। वैसे तो एक बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जब चाहे तब बुला सकता है। समझ में आई ना? जरूरत पड़ने पर जब भी मुख्यमंत्री चाहे तभी भी मुख्यमंत्री बैठक बुला सकता है। वैसे कितनी होती है? सप्ताह में एक बार। किसकी बैठक होती है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक होती है, जो शासन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नीतियां, निर्णय वगैरह सारे काम करती है। सप्ताह में एक बैठक, और मुख्यमंत्री कभी भी बुला सकता है। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा बैठक जो होती है ना, उस बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जो बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। क्लियर है ना दोस्तों? पहली चीज सिंपल सी हो गई, सप्ताह में एक बैठक होती है, मुख्यमंत्री कभी भी बुला सकता है जरूरत पड़ने पर, और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और मान लीजिए मुख्यमंत्री करता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री, जो सबसे वरिष्ठ होगा ना, वो वरिष्ठतम मंत्री क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है तो उसके मुख्यमंत्री के बाद में जो सबसे वरिष्ठ होगा, उम्र में भी और काम में भी, वो उसकी क्या करेगा? बैठक की अध्यक्षता करेगा। कब? जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, मुख्यमंत्री है नहीं। वैसे मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का नेता कौन? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है, और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम मंत्री है वो बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, जब मुख्यमंत्री नहीं होता। इसके अलावा बैठक के अंदर, बैठक में कोई गणपूर्ति, गण यानी लोग, या उसको कहते हैं कोरम, नहीं होता। गणपूर्ति कोरम का मतलब है कि बैठक होती है ना, तो बैठक में कितने मंत्री आने चाहिए तभी बैठक होगी। ये वाली बात कि बैठक के अंदर 2 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 10 आने चाहिए, भाई कितने मंत्री तो आने ही चाहिए तभी बैठक होगी, नहीं तो बैठक होगी नहीं। ये वाला प्रावधान यहां पर है ही नहीं। जो मंत्री परिषद की बैठक होती है ना, उसमें कोई गणपूर्ति नहीं होती। मतलब अगर मान लो 2 ही मंत्री आए हैं तो भी बैठक हो जाएगी। कोई अनिवार्यता नहीं है कि भाई कम से कम कितने मंत्री आने चाहिए। कोई गणपूर्ति कोरम का प्रावधान नहीं है। क्लियर है दोस्तों? सीधी सी बात है, कोई गणपूर्ति नहीं है, कितने भी आएंगे बैठक हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इतने आएंगे तभी बैठक होगी, ऐसा कोई मंत्रिमंडल की बैठक में गणपूर्ति नहीं होती। तो ये मंत्री परिषद की क्या है? कार्य प्रणाली। क्लियर है ना? पहली चीज हो गई, मंत्रिमंडल सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। सारे निर्णय, सारी नीतियां, सारे काम मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। इसकी सप्ताह में एक बैठक होती है, और जब भी मुख्यमंत्री चाहे इसकी बैठक वैसे भी बुला सकता है। सप्ताह की एक बैठक तो अनिवार्य है, इसके अलावा भी कभी भी बुला सकता है। और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, और जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। और बैठक के अंदर कोई गणपूर्ति कोरम नहीं होता, कितने भी आए बैठक होती है। एक आए भले तो ही बैठक होगी, और सारे आए तो भी बैठक होगी। कोई फिक्स नहीं है कि इतने मंत्री आने चाहिए। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो कार्य प्रणाली है ना, मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली
के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। और दूसरा होता है गोपनीयता। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है ना, उसके 2 नियम होते हैं। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक गोपनीयता। यानी मंत्रिमंडल के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं ना, वो सब एक मत से लिए जाते हैं। यानी कोई अकेला मंत्री निर्णय नहीं लेता, बल्कि जितने भी मंत्री होते हैं ना अंदर, उन सब से विचार जाने जाते हैं, सबकी राय ली जाती है और परस्पर विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कोई अकेला निर्णय नहीं लेता, बल्कि सभी आपस में विचार विमर्श करके क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। सभी मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। मतलब कैसा? सामूहिक, समूह के अंदर निर्णय लेते हैं, कोई अकेला निर्णय नहीं लेता। और समूह के अंदर निर्णय लेते हैं, क्लियर है? अलग अलग विभागों से जुड़े काम, डिसीजन, नीतियां जो भी होती है, बनाई जाती है, उसमें निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। परस्पर निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। सभी मंत्रियों की राय एक जैसी होती है, तब वो डिसीजन लिया जाता है। कोई अकेला मंत्री अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता। सभी जो निर्णय होते हैं वो एक मत से लिए जाते हैं, सभी की राय जानकर लिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? मंत्रिमंडल के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? और निर्णय जो लिया जाता है ना, वो सभी का सामूहिक निर्णय माना जाता है, संयुक्त निर्णय माना जाता है, किसी अकेले का निर्णय नहीं माना जाता। तो पहली चीज तो होती है क्यों निर्णय लिए जाते हैं? क्योंकि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति, इसीलिए कोई अकेला मंत्री कोई काम नहीं कर सकता। सारे जो काम होते हैं अंदर मंत्रिमंडल में, निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो एक समूह के अंदर लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय होता है सभी का, पहली चीज। और दूसरी है गोपनीयता। यानी मंत्रिमंडल के अंदर जो कार्य होते हैं, कार्रवाई होती है, डिसीजन होते हैं, उनको गोपनीयता की शपथ लेते हैं ना, तो उसको क्या रखते हैं? गुप्त रखे जाते हैं, किसी को बताते नहीं। बताना नहीं है, निर्णय लिया गया, कार्य किया गया, उसको क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। पढ़ाना हमने, गोपनीयता की शपथ लेते हैं ना, तो सेम है। मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में जो निर्णय होते हैं, उन्हें क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। तो ये 2 नियम है मंत्रिमंडल के कार्य प्रणाली के। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, निर्णय एक मत से लिए जाते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए कोई अकेला निर्णय नहीं लेता। आपस में विचार विमर्श करके क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरी बात होती है, निर्णय जो लिए जाते हैं, कार्रवाई जो की जाती है, उसको क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। तो यह है मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट अपने आगे आता है मंत्रिपरिषद के शक्तियां। मंत्रिपरिषद की पावर क्या है, काम क्या करती है मंत्रिपरिषद, जो हम नेक्स्ट मीटिंग में अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।